नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास की मैथ्स में हमने पहला अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। तो पहला अध्याय वास्तविक संख्या है, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दी है और यदि कोई पूरी तरह से वो आपको समझ में आ चुके होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई पद बहुपद भी है या फिर नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट में चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th क्लास के स्टूडेंटों में खुशखबरी की बात है कि अब मैं 10th क्लास में जितने भी लास्ट ईयर में अब तक बोर्ड के पेपर हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो मैं पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ पिछले साल में आए हुए हैं उन सबको किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे और किस तरह से आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मोटिवेशन कोड आपके लिए है कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको अपनी जीत जारी रखनी है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है, किसे बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, दे रखा है कि चर, अचर या चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद बोलते हैं। बीजगणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीज़ें आई है, वो आपको सबसे पहले समझना होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ चर किसे बोलते हैं। चर आप किसे कहेंगे? चर हम नॉर्मली एक्स से डिनोट करते हैं, यानी जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान हमेशा फिक्स नहीं रहता है, उसको बोलते हैं चर। अचर होता है जो फिक्स होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। यानी जिसका मान वेरी करता है, जिसका मान बदल सकता है। और अचर का मान फिक्स होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 हो गया, फिक्स है। 5 है, 7 है, ये फिक्स मान है। इसके 7 का मान 7 ही रहेगा हमेशा। लेकिन एक्स का मान यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको चर। गुणांक क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा है 2x, तो जो यहाँ पे x का गुणांक होगा वो क्या होगा? 2 है, तो इसको बोलते हैं गुणांक। ऋणोत्तर क्या बोलते हैं? ऋणोत्तर होता है नॉन नेगेटिव। ऋणोत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नेगेटिव, यानी इसका मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। ऋणात्मक इसका मान नहीं होना चाहिए, इसका मान हमेशा या तो 0 रहेगा या फिर धनात्मक रहेगा, इसको बोलते हैं ऋणोत्तर। तो और बीजगणितीय बोलते हैं जिसमें संक्रिया लगती हो, या तो प्लस की संक्रिया लगती हो, या माइनस की, या गुणा की, या भाग की। इस तरह की जो संक्रिया लगती है उनको बोलते हैं बीजगणितीय। तो ये समझ में आ गया होगा कि चर, अचर तथा चर के गुणांक और उनके ऋणात्मक घात के जोड़ को या फिर घटाव को या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद का मैंने एक उदाहरण भी दिया है, x² + 4x - 7। ये क्या है? ये एक बहुपद है। यहाँ पे x की घात 2 है और x का गुणांक दूसरे पद, ये होता है पहला पद। अब यहाँ पे ये
ये भी समझना पड़ेगा कि इस बहुपद में कितने पद हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कितने पद का बहुपद है। तो ये 3 पद का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला पद हो गया। फिर अगली संक्रिया लगी है, तो प्लस का या माइनस का चिन्ह के बाद जो पद आया है उसको बोलेंगे अगला पद। तो ये हो गया दूसरा पद 4x, और ये हो गया 7, ये तीसरा पद हो गया। तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। पहला पद x² का है, दूसरा पद 4x है। अब यहाँ पे जो x का गुणांक है वो है 4, और तीसरा पद कांस्टेंट है, यानी अचर पद है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, x³ प्लस 2x² y माइनस वाई प्लस 1। तो इस बहुपद में कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ टर्म्स हो गई, चौथा पद हो गया है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है। यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है? क्योंकि एक तो y चर है और एक x चर है, तो चर कितने हो गए? 2 गए। और जो लास्ट का पद है ये अचर पद है, क्योंकि इसका मान क्या हो गया? फिक्स हो गया है। एक का मान हमेशा एक ही रहेगा। तो आई होप बहुपद की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। यदि ये यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो तो सभी थम्स अप कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ चुका है। और आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमें ये मैंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, वही परिभाषा दी हुई है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको बोलेंगे बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ से आप कोई सा भी बहुपद बना सकते हो, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री की होती क्या है। तो ये क्या है? ये बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप, व्यापक रूप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से किसी भी बहुपद को हम बना सकते हैं। बहुपद की पहचान, आपको कोई भी पद दिया गया है और आपको उसको पहचानना है कि यह बहुपद है भी है या नहीं, तो इसकी आप पहचान कैसे करोगे? तो इसकी पहचान करने के बारे में इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक, सभी पदों का घात क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो वह बहुपद कहलाता है। यानी किसी भी व्यंजक में यदि सभी पदों की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक है, तो वह पद क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न हो, या ऋणात्मक पूर्णांक हो, या अपरिमेय संख्या हो, तो वह बहुपद क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाता है। तो वो व्यंजक क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे इसको चीज़ को उदाहरण से समझते हैं हम, उदाहरण से आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 0। अब इस व्यंजक को देखकर आप बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है। जैसे हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है उसके अनुसार, तो ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी कि कोई भी व्यंजक बहुपद जब होगा जब उसकी घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पे देख लीजिए x की घात क्या आ रही है? x² है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे x की घात क्या है? 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे 0 की घात भी क्या है? 0 की घात 1 मान सकते हैं, तो ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। अब ये परिभाषा के अनुसार है या परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक बहुपद है, क्योंकि x का घात धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देख लीजिए x² प्लस √2, क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x² x की घात है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यदि x की घात धनात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद होगा, तो एक बहुपद है। यहाँ पे देख लीजिए एक उदाहरण नंबर तीसरा। अब उदाहरण नंबर 3 को देखकर आप बोलोगे √2 प्लस √x प्लस √2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x का घात परिमेय संख्या नहीं है। x की घात यहाँ पे क्या है?
x की घात 1/2 है, x की घात 1/2 है, यानी ये x की घात पूर्णांक में नहीं है, भिन्न में है। और यदि भिन्न में x की घात आ जाएगी तो वह बहुपद नहीं होगा। उदाहरण नंबर 4 देखिए, 4 + x की घात -2। यहाँ पे x की घात क्या आ गई है? ऋणात्मक आ गई है। यदि x की घात ऋणात्मक आ जाएगी तो वो भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ से उदाहरण नंबर 1, 2, 3, उदाहरण नंबर 1 बहुपद है, उदाहरण नंबर 2 भी बहुपद है, लेकिन 3 और 4 नंबर का जो उदाहरण है वो बहुपद नहीं है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि आपको बहुपद समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से कि बहुपद होता क्या है। अब बहुपद की पहचान करनी सीख ली है कि किस तरह से हम देखकर, किसी भी व्यंजक को देखकर पहचान लेंगे कि सर ये बहुपद भी है या नहीं है। यदि बहुपद होगा तो क्यों होगा, क्या कारण है उसके बहुपद होने का, ये हम परिभाषा से अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अब बहुपद की घात किसे बोलते हैं? यदि p ऑफ x हम बहुपद को हमेशा p ऑफ x से लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x। जो ये लिखा है इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? तो इसको हम जैसे इस तरह से लिखा होता है कहीं पर भी, तो इसको हम p ऑफ x पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं कैसे? p ऑफ x, ये पढ़ा जाएगा इसको p ऑफ x। यानी इसका मतलब ये होता है कि p क्या है? p x का बहुपद है। यानी p में p एक व्यंजक है, इस व्यंजक में जो चर आएंगे वो x का चर आएगा। एक बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। यानी जो भी बहुपद होगा p ऑफ x, इसमें जो x की अधिकतम घात आएगी उसे ही बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि p ऑफ x बराबर 2x + 3 है। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी बहुपद की घात हो जाएगी, और बहुपद की घात बराबर क्या आ गई यहाँ पे? 1। इसी तरह एक और उदाहरण से समझते हैं कि p ऑफ x दिया हुआ है x² + 4x + 7। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? यहाँ पे देखो, इस बहुपद की उच्चतम घात क्या है? यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी आई है? अधिकतम घात आई है 2। तो जो अधिकतम घात होगी वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इस में बहुपद की घात होगी 2। एक और उदाहरण से समझते हैं। p ऑफ x बराबर दिया हुआ है x की पावर 7 + 8 x की पावर 3 + 9x + 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे x की घात 7 है, यहाँ पे x की घात 3 है, और यहाँ पे x की घात 1 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगी, वो होगी 7, क्योंकि इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 7। तो जो अधिकतम घात होगी, जो x की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात के आधार पर भी बहुपदों को बहुत सारे रूपों में बांटा गया है। हम केवल 2-3 ही पढ़ेंगे, 2-3 प्रकार ही पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी घात हो जाएगी वही उस बहुपद का नाम हो जाएगा। जैसे किसी बहुपद की एक घात है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद।
रैखिक बहुपद की क्या परिभाषा है? यदि बहुपद की घात क्या हो, बहुपद की घात 1 होगी तो उस प्रकार के बहुपद को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा p ऑफ x बराबर 5x प्लस 3। तो यहाँ पे घात कितनी है x की? x की घात 1 है। तो जिन जिन बहुपदों में x की घात 1 होगी उनको बोलेंगे घात 1 का बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की क्या परिभाषा है? द्विघात पर बहुपद की परिभाषा है कि वे बहुपद जिनकी घात, देखो यहाँ से द्विघात बहुपद नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है दो, यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उस प्रकार के बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 घात का बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है उन्हें बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। उदाहरण से समझ लो। उदाहरण के तौर पे लें तो p ऑफ x बराबर 7x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 8। तो यहाँ पे इस बहुपद में की अधिकतम घात कितनी है? 3। इसलिए इस बहुपद को बोलेंगे 3 घात का बहुपद या त्रिघात बहुपद। ये बहुपद का व्यापक रूप है जो मैंने उस समय आपको पहले दूसरी स्लाइड में दिखा दिया था। a⁴xn प्लस bx⁴n-1, यानी यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? n है। n की वैल्यू आप एक रखोगे तो एक घात का बहुपद हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रख दोगे तो द्विघात का बहुपद हो जाएगा। 3 रख दोगे तो 3 घात का बहुपद, और n रख दोगे तो n घात का बहुपद ये बन जाएगा। तो यहाँ से बहुपद की घात और बहुपदों के प्रकार आपको समझ में आ चुके होंगे। यदि ये सारा का सारा समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और थम्स अप करके बता दीजिए मुझे कि सर समझ में आ गया, और आगे की ओर बढ़ो। आगे की स्लाइड में देखो, यहाँ पे बहुपद का शून्यांक। बहुपद के शून्यांक की क्या परिभाषा है? किसे बहुपद का शून्यांक बोलेंगे? तो बहुपद के शून्यांक की परिभाषा है एक वास्तविक संख्या के क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जो हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 जिनकी हम कैलकुलेशन करते हैं वो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर बोलते हैं उनको इंग्लिश में। किसी बहुपद p ऑफ x का शून्यांक इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया बहुपद। तो बहुपद का जीरोज कहलाता है यदि p ऑफ k, हमने x की जगह क्या रख दिया है? k। p ऑफ k इक्वस टू 0 है तो इसे बहुपद का शून्यांक बोलते हैं। इसका मतलब समझ में आया क्या आपको कि p ऑफ k इक्वस टू 0 क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ कि k किसी बहुपद का शून्यांक है। किसी बहुपद का शून्यांक है k। इसका पता लगाने के लिए हम ये करेंगे कि हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, तो इसमें x बराबर क्या रख देंगे? x बराबर k रख देंगे, और x बराबर k रखने पर इस p ऑफ x का मान निकालेंगे। p ऑफ x का मान निकालेंगे। यदि इसका मान 0 आ जाता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि x बराबर k के लिए k p ऑफ x का शून्यांक है। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है यहाँ से। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
इसको एक उदाहरण से समझ लो। देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है उदाहरण में, मान लीजिए कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 आपको कोई बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में x बराबर क्या रख दिया, x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर आप -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 बराबर, अब x की जगह क्या रख दोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दोगे आप, तो -1 का स्क्वायर -3, और x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और -4, वैसे के वैसे आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। देखो यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, लेकिन धन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस, और -4 बराबर 0 आ गया। जब आप इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, और -4, तो दोनों 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अतः -1 दिए गए बहुपद क्या दिया हुआ था, x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यांक हो गया है। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या आ चुका है, इस बहुपद का शून्यांक आ चुका है -1। कुछ चीज़ें आपको बीजगणित में भी काम में आई होगी, तो आपने पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा चिन्हों का गुणनफल। चिन्हों के गुणनफल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि प्लस को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे धन को गुणा करोगे धन से, चिन्ह यदि आपस में गुणा होंगे तो क्या बनेंगे, धन को धन से गुणा करोगे तो हमेशा धन का चिन्ह आएगा, लेकिन माइनस के चिन्ह को गुणा किया जाएगा माइनस के चिन्ह से। माइनस के चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो यहाँ पे देखो हमने किया था ना, माइनस माइनस आपस में गुणा हुए तो क्या हुए, धन हुआ था, तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या बनेगा, प्लस को माइनस से चिन्ह से गुणा किया जाएगा तो माइनस ही बनेगा, और माइनस के चिन्ह को प्लस से गुणा किया जाएगा तब भी क्या बनने वाला है, माइनस ही बनेगा। तो ये 4 छोटे मोटे पॉइंट हैं जो बहुत काम आते हैं सॉल्यूशन में भी, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आते हैं ये। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि हमने पढ़ा है बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले हमने बहुपद की परिभाषा को समझ लिया है, फिर बहुपद की पहचान कैसे करोगे आप वो हमने समझ लिया है, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी घात क्या होती है बहुपद की, तो हमने घात के बारे में समझ लिया है। अब बहुपद का शून्यांक किसे कहते हैं, तो बहुपद के शून्यांक के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, कि यानी हमने किसी भी बहुपद का शून्यांक निकाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने जो शून्यांक निकाला है उस शून्यांक का यदि आप अर्थ निकालना चाहो तो इसका मतलब ये हुआ कि घात n के दिए गए बहुपद p ऑफ x के लिए यदि y बराबर हमें p ऑफ x दिया हुआ है का ग्राफ एक शख्स को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यांक हो सकते हैं। देखो इस एक्सप्रेशन को और भी सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ है। अब बहुपद दिया है, मैं उसको लिख दूं y बराबर p ऑफ x, ये हमको बहुपद दिया है, और ये कितने घात का दे रखा है, घात n का बहुपद दिया हुआ है, घात n का बहुपद दिया हुआ है। यदि किसी बहुपद की घात जितनी होगी, बहुपद की जितनी घात होगी उसके अधिकतम शून्यांक उतने ही हो सकते हैं। तो इसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी,
तो शून्यांक की अधिकतम संख्या शून्यांक की अधिकतम संख्या कितनी होगी? इसके n ही होगी। n से अधिक शून्यांक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आ गया कि किसी बहुपद के जितनी घात है उसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या भी उतनी हो सकती है, या तो उतने शून्यांक होंगे या उससे कम होंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि हमने p की वैल्यू मान ली है, जैसे 2x+1 ही मान लेते हैं, p ऑफ x बराबर x+1, तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? x+1। अब देखो ये कितनी घात का है? ये घात 1 का है। घात इसकी कितनी है? 1 है। तो इसके शून्यांक की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। अब शून्यांक की संख्या 1 होगी तो ये एक शख्स को एक ही बार टच करेगा, अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यही कहा गया है कि एक शख्स को यदि n घात का कोई बहुपद है तो एक शख्स को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखते हैं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे जैसे हमने बचपन में एक डायग्राम बना के इस तरह से सोल्व किया था, पहले ग्राफ पेपर बनाए होंगे, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो, x का मान रखो, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया है? y का मान आ जाएगा 2। x का मान 2 रखा तो y का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 रखा तो y का मान आ जाएगा 4। अब इसको ग्राफ पेपर पे यदि आप अंकित करोगे तो क्या आएगा? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक कलर का। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको 0, 1, 2, 3, ये x अक्ष है, ये y अक्ष होगी। यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4। अब x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 1 पॉइंट तो ये मिल गया। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो इसके सामने एक पॉइंट, इसके सामने एक पॉइंट ये मिल गया, और 3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4। तो एक पॉइंट ये मिल गया। जब आप इसी रेखा को आगे मिलाओगे तो क्या बनेगा? इस रेखा को आगे मिलाओगे तो आपको एक रेखा मिलेगी इस तरह से, यहाँ से जाती हुई सीधी चली जाएगी। तो ये x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर। तो ये कितने घात का है? एक घात का है। एक घात का है तो x अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर काटेगा, कम से कम एक बिंदु पे तो काटेगा ही काटेगा। तो यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। यानी मैं इसको सिंपल भाषा में ये कहूँ कि कोई बहुपद की जितनी घात होगी वो एक शख्स को अधिक से अधिक उतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा। जैसे 3 घात का हुआ, 3 घात का बहुपद हुआ तो ये एक शख्स को 3 बार काटेगा, अधिकतम 3 बार काट सकता है, कम से कम 2 बार भी काट सकता है, 1 बार भी काट सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 3 बार तो काटेगा ही। अधिक से अधिक 3 बार काट सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं काट सकता है एक को। तो यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों हम प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करते हैं। और 2.1 में कुछ भी नहीं है, ग्राफ पेपर दिए हुए हैं, इसमें यह बताना है कि इसमें कितने शून्यांक हैं। तो यहाँ से इस ग्राफ पेपर को देखकर बता दीजिए कि इसमें शून्यांक कितने होंगे। क्या ये रेखा एक शख्स को काट रही है? क्या रेखा एक शख्स को नहीं काट रही है? तो इसमें शून्यांक होगा क्या? इसका शून्यांक होगा क्या? इस बहुपद का शून्यांक होगा क्या? तो आप बोलोगे सर इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक शख्स को नहीं काटती है। यहाँ पे दिया हुआ है एक शख्स को नहीं काटती है, अतः दिए गए बहुपद का कोई
शून्यांक नहीं होगा, तो शून्यांक की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। ये आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली इसी तरह आंसर करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस ग्राफ को पेपर को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये बहुपद कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पे काट रहा है, इसके अलावा कहीं काट रहा है कि एक्स अक्ष को? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुपद एक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात दिए गए बहुपद का केवल एक शून्यांक होगा। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। केवल यहाँ पे काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई है। ये इस ग्राफ को देख लीजिए, तो ये कितनी बार काट रहा है? एक तो यहाँ पे काट रहा, एक यहाँ पे काट रहा और एक यहाँ पे काट रहा। तो दिया गया बहुपद एक शख्स को 3 बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। इस ग्राफ पेपर को देख लीजिए, तो ये एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? ये एक शख्स को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक शख्स को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। देखो, एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, तो इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई है? 2। इस ग्राफ पेपर को देख लीजिए, इस ग्राफ पेपर से पता चल रहा है शून्यांक एक शख्स को यहाँ पे काट रहा है और एक शख्स को यहाँ पे काट रहा है और एक शख्स को यहाँ पे काट रहा है। तो ये ग्राफ एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी शून्यांकों की संख्या। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ पेपर एक शख्स को यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है और एक जगह यहाँ पे काट रहा है। देखो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये वाई एक्स है, वाई एक्स से काटने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 4 बिंदुओं पर। तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। बहुपदों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में कई बार काम में आएंगे। तो ये कौन कौन से बिंदु हैं, इनको एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। बहुपद के घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम का रूप बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यानी बहुपद को हमेशा घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, x² + 2x + 3 या x³ + 4x² + 5x + 7। यह बहुपद का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम मानक रूप कहलाता है। बहुपद के चर का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे कोई भी बहुपद है, x³ + 4x² + 5x + 7, तो चर का जो उच्चतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। यहाँ पे चर का उच्चतम घात कितना है? 3 है। पूरे इन सभी पदों में बहुपद का जो चर है उसके अधिकतम घात 3 है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। ये इस बिंदु में कहा गया है। दो बहुपदों का योगफल करोगे या अंतर करोगे या गुणनफल करोगे तो हमेशा एक बहुपद ही मिलेगा। दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। यानी आपने भाग लगा दिया, बहुपद ऊपर भी बहुपद है और नीचे भी बहुपद है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुपद आए ही सही। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया? पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या को 2 होती है और दो पहले को अल्फा लिखते हैं और दूसरे को बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है, यानी अल्फा, बीटा, गामा। शून्यांकों की संख्या को इस तरह से डिनोट कर रखा है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। कोई भी बहुपद होगा वो परिमेय व्यंजक होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। प्रत्येक बहुपद होगा वो परिमेय व्यंजक होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं x² + 3x + 7, ये बहुपद है तो ये परिमेय व्यंजक भी है। लेकिन यदि परिमेय व्यंजक इस तरह का हो 3/2 + 4x + 7, तो यहाँ पे x की घात क्या आ गई है? बटा में आ चुकी है, भिन्न आ चुकी है। ये परिमेय व्यंजक तो है लेकिन यह बहुपद नहीं है। बहुपद की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि x की घात क्या नहीं होनी चाहिए? भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
तो ये परिमेय व्यंजक तो है, बट क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यही बात पॉइंट नंबर 7 में की गई है। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है कि P ऑफ x और Q ऑफ x बहुपद हों तो Q ऑफ x 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P अपॉन x और Q अपॉन x एक परिमेय व्यंजक होता है। यह बहुपद तभी होगा जब Q ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि Q ऑफ x का भाग पूरी बार किस में चला जाना चाहिए, P ऑफ x में चला जाना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, P ऑफ x एक बहुपद बनेगा। P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x करोगे और Q ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं है, का गुणात्मक व्युत्क्रम होता है। ये इतने काम का फैक्टर नहीं है। किसी भी बहुपद का गुणा शून्य के साथ शून्य ही होता है। यदि किसी बहुपद का गुणा करोगे, किसी बहुपद को आपने 0 से गुणा कर दिया, तो इसका मान भी क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ये इस पॉइंट में कहा गया है। तो दोस्तों, ये सारे की सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद को कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री क्या होती है बहुपद की, और बहुपदों के बारे में जो ग्राफ से मैंने ज्यामितीय निरूपण अर्थ निकाला है, ज्यामितीय व्याख्या पढ़ी है, और ग्राफ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, या किसी बहुपद की घात को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसके अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है कि सच में सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, तो सभी को शेयर करके बता दीजिए कि अब तैयारी और भी मजबूत होने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे रहेगा आपका